नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। अभय द्विवेदी जी बड़े हैरान हैं कि चुनाव के बीच से मोदी जी विदेश चले जा रहे हैं। पहले कभी नहीं होता था। मोदी जी का तो खून, ब्लड प्रेशर, वो सब कुछ बढ़ता था चुनाव में, चुनाव की रैली में भाषण देके। आजकल तो नया टॉनिक है कि बांटो काटो, धर्म जाति, और ये धर्म का तुम्हारी बेटियां उठा के ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र जी जाएंगे। एक से एक नया नमूने वाले डायलॉग निकाल के लाए हैं मोदी जी। अभय द्विवेदी जी का मानना ही है उन्होंने योगी जी से और हेमंत बिस्वा शर्मा से सीखे डायलॉग। दोनों जहर भरे डायलॉग बोलते हैं, दोनों समाज को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो पोल आया है, उस पोल ने, उस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस पोल में साफ साफ संकेत है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। यानी अगर महाविकास अघाड़ी की संभावना बन रही है, इस पोल के मुताबिक सरकार बन रही है, तो यानी उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। अगर ये सर्वे सही है तो शिंदे साहब को नींद नहीं आने वाली है। जिन्होंने असम में जाकर खेला किया था, 50 करोड़ ओके का नारा लगाया गया था, और बदनामी हुई थी पूरे दुनिया में कि किस तरह महाराष्ट्र के विधायक कुछ करोड़ में बिक गए। और लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने कहा तो ये बाला साहब के परिवार पे पीठ पे छुरा मारा गया है, औरंगजेब की याद दिलाई गई है। और महाराष्ट्र की जनता के बीच में उद्धव ठाकरे की सहानुभूति गजब है। मैं देख रहा हूँ, प्रैक्टिकल मुंबई में घूम घूम के देख रहा हूँ, गली गली में देख रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे को लेकर सहानुभूति बहुत है। तो मैंने पूछा अभय द्विवेदी से कि आजकल मोदी जी अपना डायलॉग खुद नहीं लिख रहे हैं, वो योगी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा के नारों पे काम चला रहे हैं कि कटोगे बटोगे सेफ रहोगे। तो मुझसे अभय जी ने कहा कि भाई अब तो वही मास्टर हैं और वो सीखेंगे तो इसके अलावा उनको आता क्या है। उन लोगों को यही तो नफरत की तो राजनीति आती है। तो मुझे वो शेर याद आ रहा, उसकी लाइन हो सकता है थोड़ी बहुत एक आध शब्द गड़बड़ हो जाए। वो था कि जब तुमने उसे चुना ही है, जब तुमने उसे चुना ही है उसके कत्ल का हुनर देखकर, तो फिर क्यों रोते हो जलती हुई लाशों का शहर देखकर। हो सकता है कुछ शब्द गड़बड़, लेकिन भाव यही है कि जिस व्यक्ति ने नफरत की राजनीति करी है, जिस व्यक्ति ने आपको और मुझको मुख्य मुद्दों से हटाकर केवल हिंदू मुसलमान में बांटा है, तो वो देश के लिए यही कर सकता है। बहुत बढ़िया बातचीत की है। अभय द्विवेदी जी के पास चलते हैं, ये बातचीत सुनते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अभय द्विवेदी जी से बातचीत आपको सुनवाते हैं। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है बहुत बहुत अभय द्विवेदी जी आपका। और महाराष्ट्र की जैसे हम चर्चा कर रहे थे बहुत दिनों से कि महाराष्ट्र में साहब और उनकी पूरी टोली हिंदू मुसलमान करने पर तुली हुई है, कटेंगे बटेंगे, औरंगजेब तुम्हारी बेटी ले जाएंगे, वो सब महाराष्ट्र में चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। योगी से लेकर मोदी तक चला रहे हैं। लेकिन इस बीच में लोक पोल एक बहुत सम्मानित, मैं कहूँगा एक संस्था है, और बहुत तेलंगाना से लेकर कई राज्यों के चुनाव के बीच में इन्होंने जो जो आकलन किया है वो लगभग सही बैठा है। तो लोक पोल ने जो अपना पोल दिखाया है महाराष्ट्र को, उसमें बताया है कि महायुति की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थित दलों को 115 से 128 सीटें मिलेंगी, और महाविकास अघाड़ी को 151 से 162, यानी काफी अंतर है। और वोट शेयर भी जो है वो करीब दोनों में 4-5% का वोट शेयर में भी अंतर है। यानी जो पहला हमें एक बड़ा रेपुटेटेड और जिसकी ख्याति पहले ठीक रही है, जिसके आकलन वैसे वाला भी नहीं है कि अब की बार 400 पार, ऐसा कोई फर्जी टाइप का नारा दे दे और फिर वो आज तक पे सर्वे करने वाले रोने लगे कि हाँ हमसे गलती हो गई। लोकपोल की अपनी एक अच्छी खासी मर्यादा रही है। उसने बता दिया कि सरकार महाविकास अघाड़ी की आती दिख रही है महाराष्ट्र में। तो अगर सरकार वाकई में इस पोल के हिसाब से महाविकास अघाड़ी की आ रही है, तो साहेब के और योगी जी के इन ख्यालों का क्या होगा जो ये मानते थे कि बटेंगे और कटेंगे नारा भ्रम भाग के ये हमें सत्ता दिला देगा। इसका मतलब देश का जनमानस अब नकारात्मक राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति इसको नकार रहा है। क्या क्या संकेत देखते हैं आप इस पोल से? संजय जी, मैं भी चाहता हूं कि जो आपकी कामना है उसी तरह मेरी कामना भी यही साबित हो, यही सही साबित हो कि महायुति की 115 से 188 के बीच में जो सीटें, 128 के बीच में सीटें आती दिखाई दी हैं, और अघाड़ी की 151 से 162 के बीच में सीटें आती दिखाई दी हैं लोक पोल के जरिए। तो इसी के इर्द गिर्द कुछ चुनावी परिणाम हो।
लेकिन मेरा एक परिप्रेक्ष्य है जो मैं चाहता हूं, उस परिप्रेक्ष्य के तहत मैं इस लोक पोल के आंकड़ों को रख के देखूं। लोक पोल के आंकड़े मुझे ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई आसान नहीं है, ये कड़ी लड़ाई है। 5% का वोटों का फासला बताया गया है, जो कि दो मोर्चों के बीच में सीधी टक्कर के लिहाज से, वोटों की जो ध्रुवीकरण हुआ है वोटों का, उसके लिहाज से ये एक बड़ा बड़ा फर्क है। अगर 5% अघाड़ी के पक्ष में वोटिंग का पलड़ा झुका हुआ निकलता है आखिर में, तो आप निश्चित समझिए कि नतीजा इससे भी ज्यादा कहीं अलग होगा। इसमें अघाड़ी को और भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। हो सकता है कि अघाड़ी को 160-65 से 180 के बीच में या 190 के बीच में भी सीटें मिलें, अगर यही नतीजा रहता है तो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इससे एक और संदेश ये मिलता है कि अघाड़ी का जो वोटिंग ब्लॉक था, जो मैं मानता हूं करीबन 55 से 60% का वोटिंग ब्लॉक था, अगर ये नतीजा सही निकलता है तो महायुति उसमें दरारें नहीं पैदा कर पाया है, उसमें से वोट छीन नहीं पाया। इसका मतलब है मराठों के वोट, कुनबियों के वोट, दलितों के वोट, मुसलमानों के वोट, ये सारे के सारे वोट जो हैं वो अघाड़ी की तरफ झुके हुए हैं, उधर जा रहे हैं। इससे ये नतीजा दिखाई पड़ता है। अब नतीजे ठीक ठीक क्या होंगे मैं नहीं कह सकता। अगर 115 और 128, 115 से 128 सीटें महायुति को मिलती हैं और 37 से 40% के करीब वोट मिलता है, इसका मतलब है कि महायुति ओबीसी वोट काफी हद तक प्राप्त कर रहा है, वरना इतने वोट भी नहीं मिलेंगे, फिर इतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो जो हम लोगों ने दो बड़े बड़े वोटिंग ब्लॉकों को, दो एक दूसरे की टक्कर में खड़े हुए वोटिंग ब्लॉकों की जो बात हम लोग इतने दिनों से 4 PM के मंच पर कर रहे हैं, लोक पोल के इस अनुमान के मुताबिक ऐसा घटित होने वहां पर जा रहा है। लेकिन इसमें जरा भी 1% का भी उतार चढ़ाव हुआ, इधर उधर हुआ, तो नतीजे कुछ के कुछ हो सकते हैं। अच्छा, ये इतना इतना ज्यादा अंतर जो पोल का आया है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? कि उद्धव ठाकरे के प्रति सिंपैथी है, लोगों को मानना है कि इन्होंने पीठ पे छुरा भोंका, जिस तरह ऑपरेशन लोटस हुआ, एक चुनी हुई सरकार को पैसे के दम पर गिराया गया, विधायकों की वो नंगा नाच जो आसाम के राज्य के गेस्ट हाउस में देखा था, विधायकों को बिल्कुल गाय बकरी की तरह भर के ले जाया गया पैसे के दम पर, और रातों रात फिर उनकी सत्ता बदल दी गई, पलट दी गई। क्या लगता है कि महाराष्ट्र के जनमानस में उद्धव ठाकरे के प्रति सिंपैथी ज्यादा पैदा हो गई? ये कैसे अंतर, महायुति इतना इतना नफरत के बातें करने के बावजूद भी अगर महायुति बीजेपी इतना नीचे दिखाई दे रही है इस पोल में, तो क्या क्या चीज महाराष्ट्र के मानस में? एक तो मुझे लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगता है कि नफरती राजनीति, नफरती फिक्रेबाजी और इस तरह से हिंदू बनाम मुसलमान का जो ध्रुवीकरण, जिसको महाराष्ट्र में ये भी कहा जा रहा है फतवे के मुकाबले भगवा, एक नया फिक्रा और इजाद किया गया है, ये भी कल से ही सुना जा रहा है, फतवा बनाम भगवा, इस प्रकार का फिक्रा इजाद किया गया है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग बड़े उर्वर हैं, उनमें खूब फसल उगती है नफरती फिक्रेबाजी की। इससे तो अगर यही सब हो रहा है जैसा कि लोक पोल लगाया, जिसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव में जो पैटर्न था नतीजों का, जब वोट काफी नजदीक थे लेकिन सीटों में काफी फर्क था, वो वोटों में भी फर्क दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो विधानसभा के नतीजे भिन्न होने ही है। तो वही चीज इसमें दोहराई जा रही है, लोक पोल का जो हिसाब बताता है। इसका मतलब यह है कि महायुति अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम तरह के नफरती सांप्रदायिक नैरेटिव चलाने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रही है। मुझे तो लगता है कि आदिवासी वोट भी अघाड़ी की तरफ ही झुके हुए हैं इसके मुताबिक। और मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये सब जो योगी जी वहां जाकर बोलते हैं, मोदी जी जो वहां जाकर बोलते हैं, ये ना झारखंड में काम करेगा और ना ही महाराष्ट्र में काम करेगा। और ये एक तरह से इस लोकतंत्र अपने आप को बचा रहा है। लोकतंत्र में कुछ अपना सेल्फ करेक्शन करने की खूबियां होती हैं, कुछ शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं लोकतंत्र में, वो अपने आप को बचा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। शिवसेना की सांसद हैं चतुर्वेदी जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, मेरी उनसे लंबी बातचीत थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया। उनका कहना था कि महाराष्ट्र के लोग इस बात को बड़ा बुरा मानते हैं कि उनकी पीठ पे खंजर घोंपा गया, उनको धोखा दिया गया। औरंगजेब का टाइम याद आ जाता है कि किस तरह औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को धोखा दिया।
तो वो मानती है कि उद्धव ठाकरे की सरकार को जिस तरह धोखा दिया गया, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। क्या लगता है आपको कि एक बड़ा फैक्टर है वाकई में उद्धव ठाकरे को धोखा देना? देखिए, इसमें इसमें जो एक तो इसका पहला असर पड़ता है कार्यकर्ताओं के ऊपर। देखिए, इसका जो प्रियंका जी कह रही हैं उनकी बात सही है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका असर सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है और धीरे धीरे कहाँ असर कम होता चला जाता है। असर रहता है, लेकिन कहीं असर कम मामूली होता है, कहीं बहुत गहरा असर होता है। तो इसका सबसे ज्यादा गहरा असर, गद्दारी वाला सवाल जो है, पीठ में छुरा भोंकने का सवाल जो है, इसका सबसे गहरा असर होता है जमीनी कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो उसमें, और उस जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई जो पब्लिक है, सीधे सीधे जुड़ी हुई पब्लिक, इसके बीच में वो कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं। यानी उस पब्लिक के जरिए वो और बेहतर पब्लिक को गोलबंद करते हैं। भाई, समीकरण क्या है? नेता होता है, नेता के नीचे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से तुरंत जुड़ी हुई, इमीडिएटली यानी तुरंत जुड़ी हुई पब्लिक जनता है, और उस जनता के जरिए और बड़े पैमाने पर वोटों की गोलबंदी होती है। तो वो जो पब्लिक है उसके ऊपर भी इसका गहरा असर होता है। ये दोनों मिलकर लोगों को गोलबंद करते हैं। ये काम इस तरीके से होता है हर जगह। कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में भी इस तरह होता है, भाजपा के नेतृत्व में भी इस तरह होता है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इसी तरीके से काम करती है। तो ये जो गद्दारी वाला नैरेटिव है, जो कि एक सही नैरेटिव है, और इसका महाराष्ट्र में इसका असर पड़ेगा, उसका असर इस तरीके से काम कर रहा है जो प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है। देखो ठीक है, मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा करोड़पति और अरबपतियों की संख्या महाराष्ट्र में बढ़ी है। मुंबई में बहुत बड़ी संख्या में करोड़पति अरबपति बन गए हैं। मतलब एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसके दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियां हैं। मतलब अमीरी जितनी बढ़ रही है, गरीबी इतनी बढ़ रही है। विदर्भ के संग इलाकों की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है इस इलाके में। ये महाराष्ट्र है जिसको देश की आप आर्थिक राजधानी कहते हैं, आर्थिक नगरी कहते हैं। वहां के किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो कर्ज के तले दब गए हैं, किसी को सुनने वाला नहीं है। किसानों की मौत किसी भी राजनीतिक पार्टी के बहुत बड़े फलक पे नहीं है, मंच पर नहीं है, बात नहीं हो रही है कि आखिर किसान कोई आत्महत्या अपनी जान दे दे गरीबी के कारण। तो ये महाराष्ट्र के किसानों का दर्द क्यों नहीं उभर पा रहा जितना इस चुनाव में उभरना चाहिए? तो यही तो कारण है कि लोकसभा चुनाव में विदर्भ में कांग्रेस ने मायावती को धूल क्यों चढ़ाई थी। भाई, विदर्भ के पूरे इलाके में कांग्रेस ने धुआंधार प्रदर्शन किया। भाई, मायावती ने धूल यहाँ क्यों चाटी थी? इसीलिए धूल चाटी थी ना कि मायावती जो है वो इस चीजों को संबोधित नहीं कर रही है। अब आप नरेंद्र मोदी की स्थिति देखिए। नरेंद्र मोदी अपनी मीटिंगों में जिस प्रकार के भाषण देते हैं, उस प्रकार के भाषणों में इन चीजों का कहां जिक्र होता है? कहीं जिक्र नहीं होता। राहुल गांधी इस तरह की चीजों का जिक्र करते हैं और वो वहां पर जनता को स्पर्श करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो जिस आमतौर पर वोटों की बराबरी के बावजूद भी लोकसभा में अघाड़ी का महायुति से आगे निकल जाने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जो गैर भाजपा विपक्ष है वो इस प्रकार के मुद्दों को संबोधित कर रहा है और महायुति वाले इस प्रकार के मुद्दों को संबोधित नहीं कर रहे हैं। वो एक दूसरा फर्जी नैरेटिव चला रहे हैं जिस नैरेटिव में जनता की कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन महायुति के साथ भी पारंपरिक रूप से कुछ वोटिंग ब्लॉक्स हैं, तो उसके वोट तो उनको मिलेंगे ही, लेकिन जो एज है वो एज जो है वो सीधी की सीधी महाविकास अघाड़ी के पास चली जाएगी। आपने राहुल गांधी की बात की, तो राहुल गांधी का तो हेलीकॉप्टर भी रोक लिया गया आज, निर्वाचन जी आयोग जी से शिकायत की जी। गई है। तो ये सब काम क्यों कर ले रहे हैं? कभी सोरेन का हेलीकॉप्टर रोक लिया जाता है, कभी कल्पना को परेशान कर दिया जाता है, अब राहुल गांधी का ही हेलीकॉप्टर 2-2 3-3 घंटे आप नेता का हेलीकॉप्टर चुनाव के बीच में रोक लेंगे, वो चुनाव प्रचार कर रहा है, चुनाव रैली कर रहा है। ये देखिए, कहाँ का? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी ये थीसिस है कि विपक्ष को औकात पर रखो, विपक्ष को उसकी औकात बताते चलो, बीच बीच में उसे बताते चलो कि सत्ता में कौन है और आप कहाँ हैं और आपका कौना क्या है। इसलिए वो बीच बीच में इस तरह की हरकतें देते हैं, ईडी के छापे पड़वाते हैं, सम्मन जाता है, हेलीकॉप्टर रोका जाता है, उद्धव ठाकरे की सामान की तलाशी होती है। ये सारी चीजें चलती रहती हैं और लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से ये गाली गलौज भी होती रहती है कि ये देश को तोड़ने वाले हैं, ये समाज को तोड़ने वाले हैं, ये गद्दार हैं, इनके औरंगजेब के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की वहां से लगातार बातें होती रहती हैं। मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुगालता है, गलतफहमी है कि इस आधार पे उनको वोट मिल रहे हैं। भाजपा को वोट मिलते हैं, बहुत वोट मिलते हैं, पिछले 10 साल से भाजपा को वोट मिल रहे हैं। भाजपा को जो वोट मिले हैं वो इस प्रकार का नैरेटिव चलाने से नहीं मिले हैं वोट।
भाजपा को 2014 के चुनाव में वोट इसलिए मिले थे, या उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव जो हुए थे उसमें वोट इसलिए मिले थे कि उस वक्त गैर भाजपा दलों की साख गिरी हुई थी और जनता नरेंद्र मोदी में और भारतीय जनता पार्टी में कुछ संभावनाएं देख रही थी। इसके बाद इन लोगों ने संस्थाओं को कैप्चर किया और एक दूसरी तरह की स्थिति बनाई। 2019 के चुनाव में उनको वोट इसलिए मिले क्योंकि वो पुलवामा वाली घटना हो गई थी, उसकी वजह से पूरा मामला इनकी तरफ झुक गया। वरना मैं अब तो मानता हूं 2019 के चुनाव में ही ये गठजोड़ सरकार में आ जाते, भाजपा की सरकार बनती, लेकिन स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनती, बल्कि गठजोड़ सरकार में आ जाते। ये मानते हैं कि हम जब सांप्रदायिकता भड़काते हैं तो हमें वोट उसकी वजह से मिलते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। अभी नहीं, 90 के दशक से इस बात को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। 90 के दशक में भी जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जो उछाल प्राप्त हुआ था, उसके बारे में कहा था कि राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण हो रहा है। इन सब चीजों की भूमिका होती है। राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण बहुत सारा जो ओबीसी समाज था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था, लेकिन ओबीसी समाज जैसे जैसे उस आंदोलन का प्रभाव कमजोर हुआ, वो ओबीसी समाज कोई हिंदुत्ववादी नहीं था, वो उससे अलग होता चला गया। आज वो पीडीए के नारे के तहत अखिलेश के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें संजय जी आपका ध्यान इस ओर गया होगा, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में अपनी आखिरी सभा कर चुके हैं। कल मुंबई में उसके बाद वो विदेश चले जाएंगे, ये चले गए होंगे, और अब वो अब जब वो लौट के आएंगे उस वक्त तक महाराष्ट्र का चुनाव निबट चुका होगा। आपने कभी इस मुद्दे के ऊपर सोचा है? जरूर सोचा होगा, मैं ये मानता हूं आपकी जो निगाह है, आपकी निगाह में जरूर आया होगा कि एक प्रधानमंत्री जो 10 साल तक राज्य विधानसभाओं के चुनाव में जूझकर रैलियां पर रैलियां करता रहा है, और उसने किसी चीज का मतलब कभी भी बीमार नहीं पड़े वो, देखिए 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्वास्थ्य खराब होने से नरेंद्र मोदी की रैली रुक गई हो, वो व्यक्ति महाराष्ट्र के चुनाव में और झारखंड के चुनाव के बीच में विदेश चला जाता है। आप सोचिए कितना फर्क पड़ गया है। ये इस फर्क के ऊपर गौर करने की जरूरत है। ये एक नई घटना है नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के लिए, एक बिल्कुल नई बात है। ये भी एक नई बात है कि वो योगी जी द्वारा बनाए गए फिक्रे बटेंगे तो कटेंगे का उन्होंने इस्तेमाल किया। पहले वो किसी के बनाए हुए फिक्रे का इस्तेमाल नहीं करते थे, उनके बनाए हुए फिक्रे का दूसरे लोग इस्तेमाल करते थे। फिर एक है तो सेफ है वाला जो फिक्रा है, वो फिक्रा हेमंता विश्व शर्मा का बनाया हुआ है, वो भी नरेंद्र मोदी का अपना बनाया हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी या तो योगी के बनाए हुए फिक्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं, या असम के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से आए हैं भाजपा में, उसके बनाए हुए फिक्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने फिक्रे बनाने भी बंद कर दिए हैं। वो राज्य विधानसभाओं के चुनाव को बीच में छोड़कर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। अगर वो चाहते तो अपनी विदेश यात्रा को चुनाव के 10 दिन बाद भी उसके शेड्यूल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। इसका सीधा मतलब है कि जो घरेलू मोर्चा है, उस घरेलू मोर्चे पे नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे वहां से अपना धीरे धीरे बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। और ये किसी और को, जैसे रिले रेस होती है उसमें बेटन जो है, वो रिले रेस में डंडा जो है दूसरे को एक धावक आता है दौड़ते हुए देता है, फिर आगे वाले किसी और को बेटन ट्रांसफर करने की अंदर खाने तैयारियां हो रही हैं। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि लगता है कि संघ मोदी इस सब में एक आपसी सहमति हो गई है कि कुछ दिन तक मोदी जी चलाएंगे, फिर धीरे से 2029 के चुनाव में वो ऐलान होगा 2029 के चुनाव में मैं नेतृत्व नहीं करूंगा, कोई और नेतृत्व करेगा। अब तो मेरे ख्याल से संघ इस बात पर दिमाग दौड़ा रहा होगा कि भाई कौन नेतृत्व करेगा, अमित शाह नेतृत्व करेंगे या कौन नेतृत्व करेगा। अब तो बात इसके लिए उस पर हो गई होगी। आपने देखा अभी अचानक गडकरी के बहुत सारे बयान इंटरव्यू अखबारों में छपे, जबकि अभी तक गडकरी के इंटरव्यूज गायब थे। तो मैं कह रहा हूं बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसको नंगी आंख से देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक घटना, मैं इस घटना को बहुत ही साधारण घटना नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी जून के महीने में बहुमत खोया है और भारतीय जनता पार्टी पुराने चुनावी रुतबे को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। अगर महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव उन्होंने नहीं जीता तो फिर से हरियाणा के चुनाव जीतने से थोड़ा जो एक आवेग प्राप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, वो आवेग फिर से वो लोग खो देंगे। हाँ, ये तो है। इसके बावजूद भी मोदी जी फ्रंट में आगे आकर कमान नहीं संभाल रहे हैं। वो एक तरह से जिसे कहते हैं ना, ही इज गोइंग थ्रू मोशंस,
मतलब वो जो चूंकि प्रधानमंत्री हैं, उन्हें कुछ ना कुछ भाषण देना है, कुछ ना कुछ रैलियां करनी है, वो रैलियां करके अपना काम निपटा के विदेश जा रहे हैं। 5 जून को नतीजे आए थे, 9 जून को उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद से देखिए उन्होंने ज्यादातर समय विदेश में गुजारा है अपना। घरेलू राजनीति में उन्होंने कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया है भाषणबाजी के अलावा। घरेलू राजनीति का सारा काम जो है वो अमित शाह संभाले हुए हैं, या कोई और लोग संभाले हुए हैं, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए की चीजें नियंत्रित और संचालित हो रही हैं। ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री नहीं है जो कि 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री थे। ये कोई और प्रधानमंत्री हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कि धीरे धीरे करके अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। देखिए इन बातों का, संजय जी, इन बातों को सबूत तो होता नहीं है, कोई हमसे पूछ के तो करेगा नहीं, घोषणा पूर्वक नहीं किया। हम लोग तो आकलन करेंगे ना भाई, आकलन करेंगे ना। ये होता है राजनीतिक आकलन। ये तो उन्हें बताना चाहिए ना कि जब आपने बहुमत खोया और महाराष्ट्र में आप जीतने की कोई गारंटी नहीं कर सकता, झारखंड में आपके जीतने की कोई गारंटी नहीं कर सकता, तब आप मैदान छोड़ के क्यों जा रहे हैं? विदेश नीति कोई इतना बड़ा हल्का तो नहीं है जहां पर आप घरेलू राजनीति की जरूरतों को कुर्बान कर दें उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। रिटायरमेंट प्लान भी अपना फाइनल कर रहे होंगे, और आपने कहा कि विदेश नहीं जाते थे पहले, तो मुझे आपको याद होगा कि हर चुनाव से पहले वो किसी गुफा में साधना करना चले जाते थे। तो क्या ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने गुफा को, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? देखिए अब तो वो सब नाटकबाजी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं हो कि गुफा विदेश में ढूंढ लिया उन्होंने, कि विदेश में साधना करने चले? नहीं, वो तो देखिए वो ये नाटक आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये भी सोचा जा सकता है कि विदेश में किसी गुफा में बैठ के, तो वहां की तस्वीरें आनी चाहिए थी फिर। हाँ, ये बात तो सही है कि तस्वीरें भी नहीं आई ना, तो वो तस्वीरें नहीं आई, वहां की वीडियो नहीं आए, उस पर गोदी मीडिया बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं किए। ऐसे ही थोड़ा मोदी जी विदेश की गुफा में बैठेंगे। तो विदेश में तो वो उनकी कोशिश चल रही है कि भाई रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुकवा दें, वो पश्चिम एशिया में शांति करवा दें, वो तो इस प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं वहां पर। जब वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं और इस तरह की मीडिया में हवाएं आ रही हैं, मीडिया में बातें कही जा रही हैं, तब तो इसका मतलब ये है कि उनके मंसूबे कुछ और ही हैं। भाई वहां पर युद्ध रुकवा देंगे पश्चिम एशिया में हमास और उसके बीच में, या सब करवा देंगे, तो उससे तो कोई महाराष्ट्र का चुनाव तो नहीं जीतेंगे ना वो। और भक्त लोग ये लिखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे कि एक गुफा में ट्रंप और मोदी जी संग में बैठ के साधना कर रहे हैं, एलन मस्क गुफा के बाहर खड़े हैं। ये सब भी अभी लिखने करना, वरना पहले तो यहाँ तक कहानियां यहाँ तक पहुंच जाती थी। आपने कहा कि मोदी जी जो कॉपी कर रहे हैं वो योगी की और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कर रहे हैं। यानी मोदी जी ने भी वही दो नेता चुने जो समाज में काटो बांटो हिंदू मुसलमान करने के मार्ग। इसके अलावा आता क्या है? देखिए ना, योगी जी को कुछ आता है? आपने योगी जी को मुसलमान विरोधी घृणा फैलाने के अलावा और कोई काम करते हुए देखा आज तक? भाई आप इतने दिनों से मोदी, अब तो उनको भी 7वां 8वीं साल चल रही है, आपने कभी देखा कि उनको मुसलमान विरोधी घृणा का भाषण देने के अलावा उन्होंने कोई काम किया हो? धमकी के अलावा कोई और भाषा नहीं आती है। मिट्टी में मिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यही सब तो बोलते हैं वो। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है, उस तरीके से जब से वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, बीजेपी वालों का भी सांप्रदायिक घृणा फैलाने का रिकॉर्ड उन्होंने जो है वो बीट कर दिया है। ये हालत है। मोदी जी अभी लोकसभा चुनाव का 5 महीने पहले, 5.5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में जो मुहिम चला रहे थे, वो मुहिम क्या थी? वो सांप्रदायिक घृणा से भरी हुई मुहिम थी। चुनाव आयोग को इन्हें रोकना चाहिए। चुनाव आयोग कुछ रोक कर नहीं रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, चुनाव आयोग होने दे रहा है। गांधी जी के 3 बंदरों की तरह है वो, तो उसका पूरा अनुपालन कर रहा है उसके। आज ध्रुव राठी ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था महाराष्ट्र के ऊपर, और देखते देखते 60-70 लाख लोगों ने देख लिया। ये भीड़ कहाँ से आती है? तो एक वीडियो को 60-70 लाख लोग देखते हैं। हम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, हमें सड़क चलते हैं चाय वाले टैक्सी वाले मिल जाते हैं, 4 PM की तारीफ करने लेते हैं। यानी देश में एक जनमानस ऐसा है जो गोदी मीडिया को टाटा बाय बाय कर चुका है, अब इस तरह के लोगों को देखने लगा है। देखिए मुझे तो इस प्रकार की बातें भी सुनने को मिली हैं, और इस प्रकार के कुछ सर्वेक्षणों के बारे में भी जानकारी मिली है कि जब मोदी जब टीवी स्क्रीन पे आते हैं तो लोग चैनल बदल देते हैं। अब लोग वो बात नहीं रह गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मोदी जी की राजनीतिक कैरियर में ये बिल्कुल एक नई घटना है कि वो चुनाव के बीच में विदेश चले जाएं। बताइए ऐसा पहले कभी हुआ है आज तक? क्या इस नई घटना का हम लोगों को नोटिस नहीं लेना चाहिए? क्या इसमें से हमें नए अर्थ नहीं निकालने चाहिए?
भैया तो भाजपा वाले खुद बता दें उन्होंने क्यों किया ऐसा। अमित मालवीय बता दें, ट्वीट कर दें। हाँ, क्यों करते हैं ऐसा भाई। क्या मोदी जी को नहीं पता था कि शेड्यूल क्या होने वाला है? चुनाव आयोग तो उनसे पूछ पूछ के शेड्यूल बना रहा है। हाँ, उनकी हिम्मत भी नहीं है, तो वो यूपी के हाँ, उपचुनाव डाल लेते हैं। ये बिल्कुल नई घटना है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं तो लेख वेख भी लिखूंगा इसके ऊपर कि भाई ये क्यों मोदी जी बीच में, बताइए चुनाव प्रचार, मोदी जी को तो चुनाव प्रचार से ही उनको सारे विटामिन और टॉनिक मिलते थे। भाई मोदी जी का उत्तम स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? वो पहले विज्ञापन नहीं आता, ये है मेरी उत्तम त्वचा का राज। तो मोदी जी के उत्तम स्वास्थ्य का रहस्य ये है चुनाव प्रचार और चुनाव प्रचार का भाषण। यहाँ पे मुंबई में आता क्या है? इसके अलावा नेताओं को आता क्या है? सही बात है। ध्रुव राठी ने दर्शन शास्त्र में होशियार है ये, कौन सी फिजिक्स केमिस्ट्री जानते हैं? यही तो जानते हैं। ये जानते हैं वो जो है। इसके अलावा वाकई में आता भी कुछ नहीं है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि मोदी जी को लगता होगा कि मैं एक राज्य चुनाव जिता नहीं पा रहा हूँ, मेरे नाम पे इतना जादू चल नहीं पा रहा है, जो रैली है उसमें भीड़ आ नहीं रही है, अमित शाह की रैली में भीड़, कुर्सियां खाली पड़ी जा रही, ये चीज भी तो डरा रही होगी कि उनकी एक और दिक्कत है संजय जी, उनकी एक और दिक्कत है, हरियाणा चुनाव जीत गए, कैसे जीते ये बात की बात है, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, आगे भी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, लेकिन उसका श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ले लिया। अब महाराष्ट्र के चुनाव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चुनाव भी खत्म नहीं हुआ, पहले से श्रेय लेना शुरू कर दिया। खबरें छपाई जा रही हैं अखबारों में बड़ी बड़ी कि भाई हमने 600 मीटिंगें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, पहले संघ कभी ऐसा नहीं करता था। ये भी एक बिल्कुल नई बात है, संघ आगे बढ़कर राजनीतिक प्रचार का श्रेय ले रहा है। पहले वो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में रहकर सारे काम करता था और श्रेय भाजपा को जाता था। अब राजनीतिक श्रेय, जीत का राजनीतिक श्रेय लेने में संघ आगे निकल कर पहलकदमी लेकर अपना चेहरा मंच पे चमका रहा है। ये सब नई घटनाएं हैं, इनका नोटिस लेना चाहिए। ये बात तो ठीक है कि मतलब, और संघ के और बीजेपी के रिश्तों की एक नई कहानी भी है। यहाँ मुंबई में मैं घूम रहा था तो उत्तर प्रदेश के बहुत लोग हैं, बिहार के बहुत लोग हैं, उत्तर प्रदेश के यहाँ के लोगों ने मुझसे, चाय वाले ने आज बहुत अच्छी बात की कि आप तो यूपी से आते हैं, आपको पता है। मैंने क्या बोले, वहां के जो चुनाव होने वाले हैं उनकी डेट बढ़ाई गई आगे। मैंने कहा बढ़ाई गई? मुझसे वो कह रहे हैं कि वो डेट इसलिए बढ़ाई गई कि वहां पे जो छठ के और बाकी पूजा के लोग आए थे वो वापस चले आए, वो रुक गए तो वो सरकार के खिलाफ वोट डाल देंगे। और दूसरा एक तर्क और दिया बहुत अच्छा, बोले अगर 13 तारीख को वहां के चुनाव खत्म हो जाते तो अखिलेश यादव यहाँ पे आ जाते प्रचार करने के लिए, अखिलेश यादव आ जाते तो बहुत मुसीबत हो जाती, तो अखिलेश यादव को बीच तक वही फंसा के रखो। ये नया एंगल निकला, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए क्या होता है, मैं तो ये मानता हूं कि इन सब, एक चुनाव क्यों जीता जाता है, क्यों हारा जाता है, उसमें कई पहलू होते हैं और जब नतीजा आता है तो हम सब उन पहलुओं की गवेषणा करते हैं और पता लगाते हैं कि भाई कौन सा पहलू कहां पे प्रभावी हुआ। लेकिन जो लोक पोल का आपने सर्वे दिखाया है, ये सर्वे काफी कुछ कहता है और अगर इस सर्वे में जरा भी सच्चाई है और ऐसे ही परिणाम निकलते हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटों की गोलबंदी महाराष्ट्र में बहुत ही जबरदस्त है, यानी सामाजिक शक्तियां भारतीय जनता पार्टी और महायुति के खिलाफ हैं। और ये बहुत बड़ा संदेश होगा। बिल्कुल ठीक बात है, निगाह बनी रहेगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, अपना कीमती समय दिया, आभार, थैंक यू। ये थे अभय द्विवेदी जी, और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि हमको कम से कम अब नफरत की राजनीति से दूर होना चाहिए, आपस में प्यार से रहना चाहिए। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, थैंक यू।